तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से दिल्ली पुलिस 2025 की जो जीके की सीरीज़ है उसके लेक्चर 5 को। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये जो नोट्स है आपको हिंदी में रहेंगे और हम जो है लगभग 30 जो भी प्रमाण सर जो लेक्चर कराएंगे उस सभी को हम यहाँ पर जो है कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो आप भी ये दोस्ती मत तोड़ना, हमारे साथ बने रहना। तो दोस्तों आप सभी का सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है जी, तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। हमारे 1K कंप्लीट कराने में जो भी आपका सहयोग है उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आपके लिए दोस्तों मैं डेली जो है परमार सर की हिंदी की जो PDF आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आज है हमारा लेक्चर 5 जिसमें हम जो है लेक्चर 5 कंप्लीट करने वाले हैं और जो PDF है उसका पासवर्ड भी आपको जो है इसी PDF में मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के कानूनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका कि विवाद की स्थिति में संघ का कानून राज्य के कानून पर प्रधान होगा। दूसरा कथन है कि यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर ले तो वह प्रभावी हो सकता है। तो निम्नलिखित कथन जो है वो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। यानी कि यह प्रावधान आपका जो है अनुच्छेद 254 के तहत आता है, जो कि समवर्ती सूची यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। जो समवर्ती सूची है वो आपकी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, और 7वीं जो सूची है इसमें आपकी 3 सूचियाँ आती हैं। एक आती है संघ सूची, ठीक है, एक आती है राज्य सूची और तीसरी आती है समवर्ती, ठीक है जी, समवर्ती सूची। उसके बाद है कि यह जो व्यवस्था है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, और सामान्य स्थिति में केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, यानी कि मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका आता है अनुच्छेद 32। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार कौन सा है? 19। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? 23 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद समानता का अधिकार 14 से स्टार्ट होते हैं, 14 से ये है हमारे कितने? 18। और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा कौन सा है? ठीक है जी, ये तो है 19 से 22 स्वतंत्रता है, और शोषण के विरुद्ध है हमारे सॉरी ये हमारे 28 से 29, नहीं ये हमारे 23 से 25 जी। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा हमारा? पहले आएगा हमारा 4, फिर 19 आएगा यानी कि 2, फिर आएगा हमारा 3, ठीक है जी, फिर 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। पहले आता है समानता का, जो कि अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22। उसके बाद शोषण के विरुद्ध, जो कि अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है जी, यहाँ पर 25 हो गया तो 24 कर लेना, ठीक है जी, 24। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता, जो कि 25 से 28। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि 29 से 28। उसके बाद है संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। उसके बाद है कि राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल के संबंध में कौन से कथन जाओ सही है? तो कथन ए है कि राज्यपाल की सिफारिश से राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है भले उसे बहुमत हो। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री की सहमति से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है कि संसद की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर है। तो राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है, और घोषणा के बाद इसे 2 माह के भीतर संसद की अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। उसके बाद
नेक्स्ट है आपका कि एक बार स्वीकृति होने के बाद इसको जो है 6 माह तक जो चलता है और जिसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। ठीक है जी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। उसके बाद है क्वेश्चन 4 कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय या फिर संघीय रूप में भावना में एकात्मक क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, लिखित संविधान का अस्तित्व, संघ सरकार की प्रबल केंद्रीय प्रवृत्ति और शक्तियाँ, उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि संवैधानिक वैज्ञानिक की जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो है केसी व्हाइटकर ने क्या कि भारतीय संविधान को क्या कहा था, क्वासी फेडरल कहा था। ठीक है जी, और एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान केंद्र की प्रधानता जो को है वो दर्शाते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 5 कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको डीपीएसबी भी कहा जाता है, इसकी जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली है। तो हमने जो आयरलैंड के संविधान से ली है। उसके बाद है कि डीएसपी जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं, उद्देश्य था इनका सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और ये गैर न्यायोचित होते हैं। और इन्हीं फैक्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो डीपीएसपी वो हमारे गैर न्यायोचित हैं, यानी कि नॉन जस्टिएबल। उसके बाद है आपका भूगोल से, यानी कि क्रस्ट स्थलाकृति मुख्यतः किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके चूना पत्थर क्षेत्रों में भूजल क्रिया, जलोढ़ मैदानों में नदी का घुमावदार बहाव, हिमनद जमाव, वायु अपर्दन। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। जो फैक्ट है कि जो क्रस्ट स्थलाकृति जो कि विलयन प्रक्रिया से बनती है, विशेषताएं क्या है इसकी, सिक होल होता है, डोलाइन भूमिगत गुफाएं। उसके बाद है कि सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह का है। तो ऑप्शन है आपके शुक्र, मंगल, बृहस्पति और पृथ्वी। तो शुक्र आपका सही आंसर हो जाएगा। शुक्र का जो घूर्णन काल है वो 243 पृथ्वी दिवस और जो परिक्रमण काल है वो 225 दिवस। ठीक है जी, और यह जो है पश्चिमगामी घूर्णन करता है, पश्चिमगामी। ठीक है जी। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का जोग जलप्रपात किस नदी से बनता है। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, श्रावस्ती या फिर कृष्णा। तो श्रावती आपका जो है राइट आंसर है। और जो जोग प्रपात है इसे जो गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है जी, जोग जलप्रपात को क्या कहते हैं, गरसोपा जलप्रपात। और यह भारत के सबसे ऊंचे सीधे गिरने वाले जलप्रपातों में से एक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही मेल खाता है। तो ऑप्शन है शेषाचलम पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश, दिहांग दिबांग मेघालय, डिब्रू उसके मणिपुर, पंचमढ़ी गुजरात। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। शेषाचलम जो पहाड़ियाँ वो आपकी आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद है कि भारत में 18 बायोस्फीयर जो है रिजर्व है और जो दिहांग दिबांग है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है और जो पंचमढ़ी है ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि किसी तारे के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रोटोस्टार, उसके बाद श्वेत वामन, उसके बाद लाल दानव, उसके बाद है मुख्यानुक्रमण। ऑप्शन बी है निहारिका, लाल दानव, मुख्यानुक्रमण, श्वेत वामन। ऑप्शन सी आपका मुख्यानुक्रम, लाल दानव, श्वेत वामन, प्रोटोस्टार। ऑप्शन डी आपका मुख्यानुक्रम, लाल दानव, श्वेत वामन। तो ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो तारे हैं वो अपने जीवन का अधिकांश भाग मुख्य अनुक्रम में बिताते हैं, इसके बाद वे लाल दानव बनते हैं और अंत में श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद है आपका साइंस और ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो है कि समुद्र तल पर जल का क्वथनांक क्या है। तो वो है आपका 212 डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद है कि क्वथनांक जो कि 212 या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्वथनांक क्या है, घटता है दबाव घटने से। 12वां क्वेश्चन है कि हीटर का तापमान तत्व किस गुण के कारण
उपयुक्त होता है, तो वो है आपका उच्च प्रतिरोधकता, यानी कि नाइक्रोम जैसे पदार्थों में उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होता है। अधिक प्रतिरोधकता से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राज्यीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपके स्वच्छ मुद्रा सुरक्षा, चीन के सीपीसी मार्ग को बाईपास करना, मल्टी मॉडल मार्गों से यूरेशिया के साथ संपर्क बढ़ाना, आर्कटिक प्राग्रम व्यापार सुगम बनाना। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि INSTC जो कि भारत, ईरान, रूस और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक गलियारा है। उसके बाद है कि यह समुद्र, रेल और सड़क तीनों मार्गों का उपयोग करता है। ठीक है जी। उसके बाद इकोनॉमिक्स है कि यदि परिवार अपनी आय का कुछ भाग बचाते हैं तो अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है कि चक्रीय प्रवाह एक रिसाव बन जाता है, फर्म का लाभ बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है या फिर उत्पादन स्थिर रहता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, चक्रीय प्रवाह एक स्थिर बन जाता है, यानी कि बचत क्या होती है, सेविंग। उसके बाद कर होता है टैक्स और आयात होता है इंपोर्ट, जिसको लीकेज भी कहते हैं। उसके बाद है निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात क्या होता है से इंजेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना में था। तो कथन है आपका दूसरा कि पहली पंचवर्षीय योजना हेरोडोमोर मॉडल पर आधारित थी। तो कथन एक गलत है, कथन दो सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है, कथन दो गलत है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि पहला कथन आपका गलत है और दूसरा सही है। उसके बाद है कि कथन एक गलत है, उसका उद्देश्य 9वीं योजना का था, ना कि 10वीं का। उसके बाद है कथन दो सही है, पहली योजना जो कि हेरोडोमोर मॉडल पर आधारित थी और सन भी आपने याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद है कि FRBM अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन आपका निजी निवेश विनियमित करना, राजकोषीय घाटा बढ़ाना, सरकारी उधारी कम करना या फिर विदेशी व्यापार बढ़ाना। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सरकारी उधारी कम करना। उसके बाद जो उद्देश्य क्या था कि राजकोषीय अनुशासन स्थापित करना, घाटा नियंत्रित रखना और उधारी प्रबंधन। उसके बाद है कि भारत के GDP में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। तो वो है आपका सेवाओं का। ठीक है जी, किसका है, सेवाओं का। तो दोस्तों जो PDF है आपकी जो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी, उसका जो पासवर्ड है वो है आपका गवर्नमेंट जॉब 5। ठीक है जी। जी बड़ा रहेगा, बाकी सब छोटे रहेंगे और 5 रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है आपका कि मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली किन दो शैलियों का संयोजन है। तो वह आपका द्रविड़ और नागर शैली, क्योंकि जो वेसर शैली है वो इन दोनों से मिलकर बनी होती है। यानी कि वेसर शैली जो कि एक संकर शैली है जो कि दक्कन क्षेत्र में विकसित हुई। उसके बाद है कि रायचूर के युद्ध में कृष्णदेवराय ने किसे हराया था। ठीक है जी। तो अलाउद्दीन खिलजी को, इब्राहिम लोदी को या फिर अहमद शाह बहमनी को या फिर इस्माइल आदिल शाह को। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, आदिल शाह को। कृष्णदेवराय ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को पराजित किया था। इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य की शक्ति चरम पर पहुंची थी। उसके बाद है कि श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किस चोल शासक ने चलाया था। तो वो था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने 1025 ईस्वी में यह अभियान चलाया और उन्हें जो गंगईकोंडा चोल की उपाधि मिली। उसके बाद है कि फारसी कला और साहित्य को प्रोत्साहन देने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो वो था आपका हुमायूं। ठीक है जी। निर्वासन के दौरान हुमायूं ने फारस से कलाकारों को भारत लाकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। उसके बाद है कि उड़ीसी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो उड़ीसी है तो उड़ीसा से ही होगी। ठीक है जी। उड़ीसी की जो विशेषताएं हैं वो है त्रिभंगी मुद्रा और नृत्य मुद्राएं। इसका उल्लेख कोणार्क सूर्य मंदिर में मिलता है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में।
ठीक है जी। उसके बाद है आपका कि कौन सा नृत्य वैष्णव भक्ति आंदोलन से जुड़ा है, तो वह आपका क्षत्रिय नृत्य जो कि 15वीं शताब्दी में शंकर देव द्वारा प्रारंभ हुआ था और यह नृत्य जो है मठों में किया जाता था। उसके बाद है कि नागालैंड में मनाए जाने वाला प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है, तो यह आपका हॉर्न बिल, और ये कब मनाया जाता है, ये आपका दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। यह फेस्टिवल कहा जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया था। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन कि हरविंदर सिंह को 2025 में पद्मश्री किस उपलब्धि के मिला, तो ऑप्शन थे आपके 2018 एशिया पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक के लिए, 2000 टोक्यो 2020 पैरालंपिक में कांस्य के लिए, पेरिस 2024 में पैरालंपिक में स्वर्ण के लिए, या फिर विश्व पैरा चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण के लिए। तो इसको मिला था टोक्यो 2020 में पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए। ठीक है जी। उन्होंने पुरुष रिकर्व ओपन व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वे पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा तीरंदाज बने थे। ठीक है जी। तो ये थे दोस्तों आपके लेक्चर 5 के जीके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है जी। कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी। और इसकी पीडीएफ, ठीक है जी, पीडीएफ का पासवर्ड क्या था, गवर्नमेंट जॉब 5। ठीक है जी, आपका पासवर्ड है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।